चलिए, तो बेटा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टमक में किस तरीके से डाइजेशन होता है। अब स्टमक में डाइजेशन होने के बाद जो हमको देखिए, फिर से मैं एक बार रिकैप करवा दे रहा हूँ। हम माउथ से चले। माउथ में जो है आपका, माउथ से हमने स्टार्ट किया। माउथ से फूड लेके आए हम लोग कहाँ पर, आप बोलोगे फेरिंग्स में। फेरिंग्स से हम लेके आए ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से हम लेके आए स्टमक में। ठीक है, तो यहाँ जब स्टमक में आए तो हमको जो फूड मिला, यहाँ माउथ से लेके चले थे हम क्या, बोलस की फॉर्म, बॉल शेप के लड्डू जैसे। और स्टमक पहुंचे तो हमको कैसा मिल गया, तो आप बोलोगे स्टमक पहुंचे तो हमको मिला एकदम जो है कैसा आपका, छोटे छोटे पार्ट में, और इसको हमने क्या बोला, काइम। क्या बोला, काइम बोला। तो ये थी कहानी आपकी। ठीक है, अब स्टमक में डाइजेशन होने के बाद जो फूड हमारा होगा, वो मस्कुलर मूवमेंट यहाँ पर होंगे, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल ही रहे होंगे। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल ही रहे होंगे, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के बाद आप बोलोगे ये कहाँ पहुंच जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि डिओडेनम जो है, ये मान लिया था हमने कि ये डिओडेनम, हमने मान लिया कि डिओडेनम। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, डिओडेनम होगा। तो डिओडेनम कुछ इस तरीके से थी, ऐसे सी शेप का स्ट्रक्चर, ऐसे सी शेप का था, ये डिओडेनम था। ठीक है, तो ये डिओडेनम हो गया। अब इसमें आप देखोगे डिओडेनम में क्या क्या आ रहा होगा, तो इधर आपको पता है, याद होगा ध्यान से अगर देखोगे, तो आप बोल रहे थे कि यहाँ से आपका एक पाइप ये आ रहा था जो ओपन हो रहा था, यहाँ पर ऐसे इस पाइप में एक और पाइप जुड़ रहा था लीवर से जो आ रहा था। ठीक है, और इधर आपका क्या था, पैंकियास। तो पैंकियास से फिर आप बोलोगे यहाँ पर ये आपका जो लीवर वाला पाइप था, जो आप बोले थे इसको कॉमन हिपैटिक डक्ट, वो, तो इन सब का सिक्रेशन ये कहाँ पोर कर दिया जा रहा था, डिओडेनम में पोर कर दिया जा रहा था। दूसरा, इस डिओडेनम में भी जो है कुछ सेल्स थी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जिनको हम बोलते हैं, वो भी बहुत सारे जो है एंजाइम्स को निकालते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर वेरियस टाइप के मूवमेंट जो हो रहे थे मस्कुलरिस लेयर में, जो इंटेस्टाइन की थी उसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और मूवमेंट के बाद में आप बोलोगे वहां पर क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगा, सब्सटेंस जो भी होंगे आपके सबकी क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। तो मिक्सिंग होने के बाद में आप बोलोगे आगे बढ़ेगा फूड, और इसमें डिओडेनम में जाएगा। तो डिओडेनम में जैसे ही जाएगा, तो डिओडेनम में मैंने बोला आपको कि डिओडेनम में क्या होगा, सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डिओडेनम। यहाँ पर आप क्या लिखते हो, मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो आप बोलोगे डिओडेनम में होता है कि नहीं होता है, जी बिल्कुल होता है। अब देखिए, तो यहाँ पर मिक्सिंग होने के बाद में पैंकियास से क्या आएगा, तो पैंकियास जो था वो क्या लेके आ रहा था, पैंकियास लेके आ रहा था पैंकियाटिक जूस। क्या लेके आ रहा था, पैंकियाटिक जूसेस। ठीक है, और इस पैंकियाटिक जूसेस में क्या क्या था, तो आप बोलोगे बहुत सारी जो एंजाइम्स थे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले सारे एंजाइम्स थे। तो पैंकियाटिक जूसेस में आप देखोगे एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजेन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजेन। और फिर आप बोलोगे प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, उसके अलावा आप बोलोगे अल्फा पैंकियाटिक एमाइलिस। और फिर आप बोलोगे अल्फा के बाद में दूसरा कौन सा होगा, तो आप बोलोगे पैंकियाटिक लाइपेज। बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे पैंकियाटिक जूसेस में, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, है ना। और आप बोलोगे प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, अल्फा, पैंकियाटिक एमाइलेजेस एंड पैंकियाटिक लाइपेजेस।
ये इधर सारा पैंक्रियाटिक जूसेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इधर लीवर में तो आपको पता है लीवर से क्या हो रहा होगा, यहाँ तो सिर्फ बाइल आ रहा होगा, ठीक है, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है जो, ठीक है। अब ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू यहाँ पोर कर दिया गया ड्यूडेनम में, और उधर से आपका क्या हो रहा होगा, फूड आ रहा होगा। फूड कैसा था हमारा, काइम था, ठीक है, आया फूड यहाँ पर आपका डिओडेनम में है जहां पर इसका मैक्सिमम डाइजेशन, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जूस इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे, उनमें कौन कौन से थे, तो अब लोग ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, और जो है आपका प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लिएजेस, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी डाइजेशन में मैं बताऊंगा कि इनका क्या काम होता है। न्यूक्लिएजेस भी लेते हैं जो डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। बेटा पढ़ोगे तो हम बोलेंगे कि जो आपका डाइजेशन है वो देखिए कैसे होता है इसमें। तो सबसे पहले अगर आप बात करो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बेटा हमने बताया कि बक्कल कैविटी में होता है। बक्कल कैविटी में मैंने बताया था क्या होगा, तो आपने बोला कि सर स्टार्च है, और स्टार्च जो है वो 30% करीब करीब यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है। तो स्टार्च जो है इन प्रेजेंस ऑफ टाइलिन, टाइलिन या इसको बोलते हैं अल्फा सलाइवरी एमाइलेज। तो टाइलिन अल्फा सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च निकालेगा, और ये क्या करेगा आपका, तो आप बोलोगे ये तोड़ देगा किसमें, माल्टोज में, ठीक है, माल्टोज में। तो माल्टोज हमारा डाइसैकेराइड है, अभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये डाइसैकेराइड है। अब दूसरा देखिए, इसके बाद में बक्कल कैविटी के बाद में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होगा वो कहां पर होगा, स्टमक में तो होना नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचते हैं, कहते हैं भाई बताओ यहाँ पे क्या डाइजेशन होगा, कैसे डाइजेशन होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको देखो क्या क्या मिलेगा यहाँ पर। तो एक तो है इसमें एक्शन हमको देखना है, एक्शन ऑफ इसका, तो आप बोलोगे पैंक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। और फिर हमको एक्शन देखना है किसका, तो आप बोलोगे एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती हैं वो भी क्या करती हैं, निकालती हैं एंजाइम, तो बोलते हैं एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस। तो जूसेस का जो है इंटेस्टाइनल जूसेस का रोल, या इसी को बोलते हैं सकस इंटेरिकस, एक टर्म यूज करते हैं सकस इंटेरिकस। इंटेस्टाइन की जो मुकोसा होती है वहां से जो एंजाइम निकलते हैं उनके लिए सकस इंटेरिकस यूज करते हैं। तो एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस में क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर बेटा आप क्या लोगे, स्टार्च आएगा जो बाकी बचा हुआ है, वो भी 70% स्टार्च यहाँ डाइजेस्ट होगा, किसमें, माल्टोज में, ये भी डाइसैकेराइड बन गया। एंजाइम कौन सा लगेगा, अल्फा, पहले पैंक्रियाटिक सैलिवरी एमाइलेज था, अब क्या लगेगा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अब इधर आइए, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जो ये वाला इंटेस्टाइन, पार्ट एक बार और बता दो। बेटा मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पहले बात बक्कल कैविटी में होगा, बक्कल कैविटी में होगा, स्टार्च होगा 30% टाइलिन या अल्फा सलाइवरी एमाइलेज जो कि सलाइवा में प्रेजेंट था उससे निकलेगा और माल्टोज में टूट जाएगा। फिर हमने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचते हैं, बाकी वहां तो होगा नहीं डाइजेशन आपका स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो वहां पर दो जगह से एंजाइम्स मिलेंगे, एक पैंक्रियाटिक जूसेस में अल्फा जो है पैंक्रियाटिक एमाइलेज है, और दूसरा आप बोलोगे आपका है इंटेस्टाइनल जूसेस जो है आपका सकस इंटेरिकस, वो इंटेस्टाइन की जो स्ट्रक्चर्स है उनसे रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने बोला एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस जो था, स्टार्च जो था वो 70% जो है इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा पैंक्रियाटिक एमाइलेज किसमें टूट गया, माल्टोज में टूट गया, ठीक है। अब देखिए जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं उनमें आप बोलोगे हमने जो कार्बोहाइड्रेट लिया उसमें क्या क्या होगा, माल्टोज डाइसैकेराइड है, फिर आप बोलोगे लैक्टोज डाइसैकेराइड है, फिर आप बोलोगे माल्टोज लैक्टोज, उसके बाद क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे माल्टोज लैक्टोज, और उसके बाद क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे सुक्रोज। सुक्रोज को दूसरा नाम भी हम बोलते हैं इनवर्ट शुगर, क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर, ठीक है। तो माल्टोज बेटा यहाँ पर सकस इंटेरिकस में एक एंजाइम प्रेजेंट होगा माल्टेज, माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाएगा। अब लैक्टोज की बात करते हैं, लैक्टोज के लिए एंजाइम होगा लैक्टेज,
और लैक्टेज इसको किसमें तोड़ देगा, तो आप बोलोगे किसमें टूटेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, फिर देखिए सुक्रोज जो है आपका, या इन्वर्ट शुगर जो है, सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम लगेगा या इन्वर्टेज एंजाइम लगेगा, और ये किसमें तोड़ेगा इसको, तो आप बोलोगे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब जितनी इधर मैंने लिखी है ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं जो टूटने के बाद, डाइजेशन होने के बाद बनी। अब इन सब को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्लियर है? सर सुक्रोज वही है ना जो नॉर्मल शुगर हम घर में यूज करते हैं? हाँ हाँ बेटा, वही है, वही है, टेबल शुगर भी बोलते हैं। सुक्रोज और जो माल्टोज होते हैं वो कहाँ पाई जाती है सर? फ्रूट्स वगैरह में भी होता है, और तुम्हारे ग्रेन वगैरह में भी होता है। सर ये सर शुगर कैन, क्या बेटा? शुगर कैन में कौन सी वाली शुगर पाई जाती है? सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज। चलिए आगे बढ़े। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, कंप्लीट हो गया। सर सुक्रोज एंटेरिकस में ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं क्या? हाँ, ये बेटा ग्रुप ऑफ एंजाइम है सकस एंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूसेस में जो प्रेजेंट, जो इंटेस्टाइन है ना वहां से निकलता है। ठीक है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग से, इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा है ना वहां से निकलता है। सर यहाँ पर ये पॉलीसैकेराइड्स में से मोनोसैकेराइड्स में टूट रहे हैं, तब यहाँ पर हम ये वाले एंजाइम देके इसको मोनोसैकेराइड्स में तोड़ रहे हैं ना? हाँ, पहले डाइसैकेराइड माल्टोज में टूटा है ना, स्टार्च, स्टार्च तो यस पॉलीसैकेराइड है। सर। पहले उसको छोटा किया हमने डाइसैकेराइड में, फिर डाइसैकेराइड को हमने क्या किया, और छोटा किया एक एक यूनिट में। तो ग्लूकोज एक नॉर्मल है, बेसिक मोनोसैकेराइड है, ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। यस सर। आगे देखें। यस सर। चलो, अब बेटा इसके बाद में बात आती है प्रोटीन का डाइजेशन। ये थोड़ा लेंदी है, प्रोटीन का डाइजेशन। सबसे पहले बेटा आप बोलोगे प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, नंबर 1 स्टमक। बक्कल कैविटी में तो होगा नहीं, तो इन स्टमक, स्टमक में इसका क्या डाइजेशन होगा प्रोटीन का। तो देखिए स्टमक में मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक सेल से निकलते हैं। याद करिए आप, कौन से एंजाइम थे, आप बोलोगे कौन से थे, जाइमोजेन, इन्हीं को हम क्या बोल रहे थे, पेप्सिनोजेन, है ना। ये इनएक्टिव फॉर्म में थे, कैसे थे, इनएक्टिव थे। तो इनएक्टिव एंजाइम थे, यहां पर आप बोलोगे HCl की प्रेजेंस में ये एक्टिवेट हो गए किसमें, पेप्सिन में। हालांकि ये बात मैं बताया भी था आपको लास्ट क्लास में। अब पेप्सिन क्या करेगा बेटा, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन्स जो होंगी उनको तोड़ देगा किसमें, तो आप बोलोगे प्रोटीन्स को तोड़ता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। ठीक है, तो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में कौन टूट जाएगा, आप बोलोगे प्रोटीन टूट जाएंगे। कौन तोड़ेगा, पेप्सिन तोड़ेगा। ठीक है, HCl की प्रेजेंस में एक्टिवेट होगा। अब चिल्ड्रंस में, बच्चों में अगर आप देखोगे तो उनमें रेनिन होता है, रेनिन। ठीक है, तो ये आप बोलते हैं प्रोरेनिन, इनएक्टिव होता है ये। अब ये जो रेनिन होता है ये भी बेटा एक्टिवेट होता है HCl के प्रेजेंस में। अब ये रेनिन क्या करेगा, तो आप बोलोगे जो रेनिन है ये आपका क्या करेगा, ये जो है रेनिन ये करेगा जो आपका मिल्क प्रोटीन है केसीन, उसको चेंज करवा दे रहा था किसमें, पैराकैसिनेट में, इसमें पैराकैसिनेट में। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ये काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो प्रोरेनिन इनएक्टिव था, HCl की प्रेजेंस में रेनिन बना, रेनिन ने क्या किया, आपको कैसीन को जो है किसमें, पैराकैसिनेट में तोड़ दिया। अब ये पैराकैसिनेट बेटा फिर से किसमें टूट जाएगा, तो आप बोलोगे पेप्टोन्स में टूट जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, तो आप बोलोगे पेप्सिन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये आपका स्टमक में इतना डाइजेशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है,
चलिए, अब रेनिन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बेटा इन्फेंट में होता है, न्यूली बॉर्न बेबी में, इन्फेंट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। स्टमक में कैल्शियम भी होता है? हाँ बेटा, क्यों नहीं होगा, खाना लोगे कैल्शियम होगा नहीं उसमें, खाना पीना कुछ खाओगे तो कैल्शियम होगा ना। अच्छा सर। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टमक के बाद में जो डाइजेशन हमारा होगा वो अब हम पहुंच जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में अब देखिए कैसे होगा। तो यहां पर आप बोलोगे कि प्रोटीन का जो डाइजेशन होने जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो सबसे पहले आप बोलोगे एक्शन किसका देखने को मिलेगा उसमें, एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, तो देखिए पैंक्रियाटिक जूसेस में क्या होगा। आप लोग पैंक्रियाटिक जूसेस में क्या था, ट्रिप्सिनोजेन, क्या होगा, ट्रिप्सिनोजेन। और ट्रिप्सिनोजेन बेटा किसके प्रेजेंस में, तो आप बोलोगे एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम होते हैं जो म्यूकोसा से निकलते हैं, डिओडेनम की। ठीक है, तो डिओडेनम की जो म्यूकोसा होगी वहां से निकलेगा एंटेरोकाइनेज, और ये बेटा क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा इसको किसमें, ट्रिप्सिन, इसमें कन्वर्ट कर दिया ट्रिप्सिन में। अब देखिए क्या होगा, इसके बाद में आप बोलोगे ये ट्रिप्सिन ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी रखता है, यानी कि एक बार एक्टिवेट हो गया तो दूसरे को भी एक्टिवेट करेगा और खुद को भी एक्टिवेट कर लेता है। दूसरा इसी में था कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो ये बेटा किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन ने इसको क्या किया, कन्वर्ट करा दिया किसमें, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, ये अब सब एक्टिव एंजाइम है, इधर जो लिख रहा हूं इधर इनएक्टिव है। इसके बाद एक आता है काइमोट्रिप्सिनोजेन। सर ये एक्टिव है? ये सब इनएक्टिव है, इधर जितने मैंने लिखे हैं, जहां स्टार बनाया हूं ये सब एक्टिव है। तो ट्रिप्सिन इसको भी बेटा क्या करेगा, तो इसको भी चेंज करवा देगा किसमें, काइमोट्रिप्सिनोजेन से काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये तीन एंजाइम हमको मिले, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और काइमोट्रिप्सिन, ये एक्टिवेटेड है, ये एक्टिव। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, प्रोटीन्स जो हैं उनको जो बची होंगी थोड़ी बहुत, ट्रिप्सिन क्या करेगा, कन्वर्ट करवा देगा किसमें, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज में, इसमें पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस तो हमने देख लिया क्या क्या काम कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे एक्शन ऑफ बी वाला, एक्शन ऑफ किसका, तो आप बोलोगे या एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस, या इसी को हम क्या बोलते थे, सकस इंटेस्टाइनस। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, सकस इंटेरिकस जो होगा वो क्या करेगा, तो सकस इंटेरिकस में जो एंजाइम्स थे बहुत सारे, प्रोटीन्स को, स्मॉल इंटेस्टाइन में बोलेंगे प्रोटीन्स को, पेप्टोन्स को, और उसके अलावा बोलोगे प्रोटियोजेस को, इन तीनों को, प्रोटीन किसके प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में, ये तो मैं बता ही चुका हूं अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में, और पेप्टोन्स किसके प्रेजेंस में, काइमोट्रिप्सिन के प्रेजेंस में। ठीक है, और प्रोटियोजेस किसके प्रेजेंस में, कार्बोक्सीपेप्टिडेज की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इनके प्रेजेंस में ये बेटा किसमें टूट जाते हैं, डाई पेप्टाइड्स में टूट जाते हैं। ठीक है, अब डाई पेप्टाइड्स हमको मिल गए, तो डाई पेप्टाइड्स को हम तोड़ देंगे, इसमें तोड़ेंगे, तो आप बोलोगे सकस इंटेरिकस में एक एंजाइम और होगा यहाँ पर,
जिसको हम बोलेंगे डाइपेप्टिडेज। तो ये किसमें तोड़ देगा, तो आप बोलोगे ये तोड़ देगा आपके अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड आसानी से हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरीके से प्रोटीन का भी डाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। एक्शन ऑफ इंटेंशनल जूस का मतलब कि क्या एक्शन कर रहे हैं ये वाले जूस क्या? बेटा ये कैसे प्रोटीन का डाइजेशन करा रहे हैं, ठीक है, उसकी बात यस सर। सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना? आगे देखते हैं लोग इसके। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा बेटा, वहीं पे होगा सब। और सर पेप्टियोस और पेप्टोन्स सर ये डाइपेप्टाइड्स हैं? हाँ, ये मतलब एक प्रोटीन है, लंबा सा प्रोटीन है, टूटेगा तो एक जैसे 1 2 ऐसे 2 में टूटा तो डाइपेप्टाइड हो गए, है ना, ऐसा करके। ओके सर। क्योंकि हमको एक सिंगल फ्री अमाइनो एसिड चाहिए। जब तक एक अमाइनो एसिड नहीं होगा एक तब तक एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में आपका डाइजेशन ऑफ लिपिड। तो लिपिड्स का डाइजेशन देखते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे लिपिड के डाइजेशन के लिए कि इसमें एक्शन ऑफ किसका, तो आप बोलोगे बाइल जूसेस। बाइल जूसेस का एक्शन क्या होगा वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिपिड लोगे आप, लिपिड्स लोगे, लिपिड्स जो होंगे आप देखोगे ऐसे लिपिड्स हैं। अब ये बेटा बाइल जूसेस आएंगे लीवर से निकल के और लिपिड पे काम करेंगे और इनको क्या कर देंगे, इमल्सिफाई कर देंगे। और इमल्सिफाई का मतलब क्या होता है, माइसिलीज जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ऐसे इमल्सिफाइड स्ट्रक्चर बना लें। ठीक है, अब देखिए दूसरा आप देखोगे एक्शन किसका, एक्शन ऑफ किसका, तो आप बोलोगे पैंक्रियाटिक लाइपेज, क्योंकि वही सबसे ज्यादा काम करता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, जो ये आपके इमल्सिफाइड फैट्स हैं जो माइसिलीज हैं, अब इनको बेटा किस में तोड़ देगा, तो आप बोलोगे इनको तोड़ देता है ये फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, ये अब आराम से हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो इनका एब्जॉर्प्शन अलग तरीके से होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई आपके डाइजेशन ऑफ लिपिड। अब इसके बाद में आता है आपका डाइजेशन ऑफ किसका, तो आप बोलोगे न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड भी तो होगा सेल के अंदर। तो न्यूक्लिक एसिड में पहला आप देखोगे एक्शन ऑफ किसका, पैंक्रियाटिक जूसेस। तो पैंक्रियाटिक जूसेस में बेटा क्या थे, न्यूक्लियेजेस थे कि नहीं थे। तो न्यूक्लियेजेस एंजाइम देखिए क्या करेंगे, हमने मान लिया कि हमने लिया डीएनए और आरएनए, ये सेल में था किसी के। अब डीएनए और आरएनए यहाँ पर आपका 2 एंजाइम लगे, डीएनएज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेस और आरएनएज। तो इन्होंने क्या किया, इसको डाइजेस्ट कर दिया, तो किसमें तोड़ दिया, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ दिया। इसमें तोड़ दिया, न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए जब दूसरी बार हम देखेंगे एक्शन किसका, एक्शन ऑफ किसका, अब हम बात करेंगे सकस इंटेरिकस का, या बोलोगे इंटेस्टाइनल जूसेस का। तो इनका जो एक्शन होगा न्यूक्लियोटाइड पे वो कैसा होगा, तो देखिए न्यूक्लियोटाइड आया, न्यूक्लियोटाइड में एंजाइम लगेगा आपका न्यूक्लियोसाइडेज, सॉरी पहले न्यूक्लियोटाइडेज, और ये क्या करेगा, इसको न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में तोड़ देगा। ठीक है, फिर देखिए न्यूक्लियोसाइड जो होगा वो आप बोलोगे किसमें, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जो होगा बेटा यहाँ पर एंजाइम लगेगा न्यूक्लियोसाइडेज, और न्यूक्लियोसाइडेज जिसको किसमें तोड़ देगा, तो आप बोलोगे किसमें तोड़ देगा, न्यूक्लियोसाइडेज। ये टूटेगा आपका इसमें शुगर, है ना, प्लस और क्या होता है इसमें नाइट्रोजनस बेस।
तो मिल गया हमें, यही सबसे बेसिक यूनिट है, एब्जॉर्ब कर लेंगे आराम से। तो इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन हो जाता है। तो हमने सारे डाइजेशन पढ़ लिए, चाहे आपका लिपिड का हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स का हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन्स का हो, चाहे अब हम लोग लास्ट में डिस्कस किए न्यूक्लिक एसिड। तो हर जगह पे इस तरीके के डाइजेशन को हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। सर आईटी का मतलब क्या है? किसका बेटा? इंटेस्टाइनल जूसेस, सकस इंटेरिकस को ही तो बोल रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस। सर मतलब मेन फंक्शन सिर्फ पेनक्रियाटिक जूस और ये इंटेस्टाइनल जूस का ही है ना? जी जी बिल्कुल, जहां जहां एंजाइम प्रेजेंट है वहां वहां पर उनका मेन रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन रोल वही है कि एंजाइम प्रेजेंट कहां पर है, ठीक है। सर वैसे न्यूक्लिक एसिड को क्यों तोड़ना है सर? क्यों नहीं तोड़ोगे? जब अंदर लेके जाओगे, जैसे अमरूद खा रहे हो आप, कोई फ्रूट खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा उसकी सेल में, उसको तोड़ेंगे नहीं तो उसका कंपोनेंट हमको कैसे मिलेगा? शुगर, नाइट्रोजनस बेस, वो सब भी चाहिए ना। ओके सर। और बताओ, जैसे कोई दिक्कत? सर मुझे बस ना कार्बोहाइड्रेट का सर लास्ट वाला पार्ट समझ ही नहीं आया। अरे बेटा, कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कुछ नहीं है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में मैंने बोला पहला डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होगा? बक्कल कैविटी में, ठीक है। बक्कल कैविटी में मैंने बोला क्या होगा? स्टार्च होगा। स्टार्च करीब करीब 30% ही यहाँ पर केवल डाइजेस्ट हो पाता है, तो यहाँ पर लगेगा अल्फा सलाइवरी एमाइलेज। अल्फा सलाइवरी एमाइलेज लग गया। अब ये जब लग जाएगा अल्फा सलाइवरी एमाइलेज, तो ये किसमें तोड़ देगा? तो आप बोलोगे स्टार्च जो है वो आपको तोड़ देगा किसमें? तो ये तोड़ेगा आपका माल्टोज में। फिर मैंने बोला कि दूसरा डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो होगा वो दो दो चीजों से होता है। पहला जो एक्शन है आपका वो देखने को मिलेगा पैंक्रियाटिक जूसेस का, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जूसेस भी क्या करेंगे? जो 70% स्टार्च बचा हुआ है उसको डाइजेस्ट कराएंगे। ये भी किसमें तोड़ेंगे? माल्टोज में, ठीक है। ये 70% ये। अब अगर आप बात करोगे पैंक्रियाटिक जूसेस के बाद में यहाँ पर, तो आगे आप बात करोगे तो इसके बाद देखोगे जो बी वाला जो एक्शन होगा किसका? सकस इंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूसेस का। उनमें क्या क्या होगा? तो हम जैसे फूड लेते हैं तो उसमें क्या क्या होगा कार्बोहाइड्रेट के रिस्पेक्ट में? माल्टोज तो है ही हमारे पास। माल्टोज के अलावा मिल्क लेते हैं, लैक्टोज। फिर शुगर खाते हैं तो सुक्रोज। अब ये डाइसैकेराइड है, सबको मोनोसैकेराइड में तोड़ना है इनको, तो एंजाइम लगाएंगे। एंजाइम कहाँ से आएंगे? सकस इंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूसेस में प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से एंजाइम होंगे? तो आप बोलोगे माल्टेज। फिर आप बोलोगे कौन सा एंजाइम? लैक्टेज। फिर आप बोलोगे कौन सा एंजाइम? सुक्रेज। बस हो गया काम। माल्टेज किस में टूट जाता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। लैक्टोज किससे टूट जाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फिर आप बोलोगे सुक्रोज किससे टूट जाता है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। बस ये सब अब एब्जॉर्ब कर लेंगे क्योंकि ये सारी मोनोसेकेराइड मिल गई। क्या दिक्कत है बताओ? बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है? ये सर अब क्लियर है। ठीक है, चलो। तो ये हम लोगों ने डाइजेशन देख लिया, अलग अलग जो है जो भी थे चारों का, प्रोटीन और लिपिड और जो भी थे सबका डाइजेशन हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो है आपका आगे क्या होगा। तो आगे अब हम लोग पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन देखते हैं क्या होता है। अब फूड डाइजेस्ट हो गया, अब एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमने बेटा बोला था कि यहाँ पर क्या होती है, हमारे पास विलाई वाली सेल्स होती है। ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा वाली लेयर बनती है ना, विलाई बनाती है कि नहीं बनाती? यस, ठीक है, ये विलाई बन गई। अब इन विलाई में आप देखोगे ऐसे, देखिए इन विलाई में आप देखोगे ऐसे ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये इनको हम बोलते हैं एंटेरोसाइट सेल्स, ठीक है। अब इनके पास ब्रश बॉर्डर भी होता है ऐसे ऐसे ऐसे। माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर, कॉलमनर एपिथेलियम याद करो आप, टिश्यू में पढ़े थे हम लोग। ऐसे इनके पास ब्रश बॉर्डर भी है माइक्रोविलाई का, जो और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है।
अब एब्जॉर्प्शन किसका किसका होगा, तो देखिए किस तरीके से होगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे यहां पर जो आपका वाटर है, वाटर का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ होगा, आप बोलोगे साइट क्या होगी, तो आप बोलोगे जो है आपकी जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जेजुनम का। तो यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो वाटर जो है जहां पर हायर कंसंट्रेशन होगा वहां से क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो ये एब्जॉर्ब होके कहाँ आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। फिर आप देखोगे इसमें ब्लड वेसल्स भी होंगे ना, फिर आप देखोगे वाटर के अलावा, तो वाटर किससे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वाटर जो है वो आपका देखने को मिलेगा किससे, आपका बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, उसके थ्रू जो है एब्जॉर्ब हो रहा है। अब आप बोलोगे मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू, फिर आप बोलोगे कि यहाँ पर जो है स्मॉल अमाउंट जो होगा आपका मोनोसेक्राइड, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड वही ग्लूकोज वगैरह की बात कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, ठीक है। और उसके अलावा आप बोलोगे अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, और उसके अलावा बोलोगे आप इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। ये जो है आपके कैसे डिफ्यूज होंगे, तो आप बोलोगे ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, कैसे होंगे, सिंपल डिफ्यूजन। तो ये कैसे एब्जॉर्ब होंगे, तो आप बोलोगे सिंपल डिफ्यूजन के, कैसे होंगे, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो सीधा एनसीईआरटी का लाइन है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक these substances into the chloride and are generally absorbed in the simple diffusion. सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। पहला एक एब्जॉर्बेंस हमने देखा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और यहाँ पर हमने देखा वाटर ग्रेडियंट जो ज्यादा है तो कम की तरफ जा रहा है। तीसरा आप देखिए, आप इसके बाद में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो है कुछ आपके सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं कैरियर प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। कैसे एब्जॉर्ब किए जाएंगे, कैरियर प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका जो है सिंपल आपका हो गया, ठीक है। तो ग्लूकोज है ना और अमाइनो एसिड ये एब्जॉर्ब किए जाएंगे किससे, आपके कैरियर प्रोटीन से। इसके अलावा आप बोलोगे फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी इसी से एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जब कैरियर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इस तरीके का एब्जॉर्प्शन बोलते हैं फैसिलिटेटेड, मतलब यहां पर कोई हेल्प कर रहा है इनके एब्जॉर्प्शन के लिए, प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, ठीक है। तो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, इधर आ गया। अब इसके बाद में आप बोलोगे कि कैरियर प्रोटीन का मतलब क्या है, कैरियर प्रोटीन बेटा सेल में आप पढ़ोगे, जैसे सेल होती है, ये सेल है, तो यहाँ पर बहुत सारी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऐसे कैरियर प्रोटीन ऐसे लगी हुई होती है। अब कोई मॉलिक्यूल आएगा, मान लो जो है फ्रक्टोज आया, ये आया फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज आया, फ्रक्टोज को पकड़ेगा और ये तुरंत मूव हो जाएगा, मूव होके क्या हो जाएगा, दूसरे तरीके से ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे ये सेल के अंदर आ गया। और क्या किया इसने, आप बोलोगे फ्रक्टोज को निकाल दिया, ऐसे फ्री कर दिया, तो फ्रक्टोज सेल के अंदर ले आया कि नहीं आया, तो ये फ्रक्टोज आया किसके थ्रू आया, तो इस प्रोटीन के थ्रू। तो ये प्रोटीन क्या थी, कैरियर प्रोटीन जो हेल्प कर रही। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं फैसिलिटेट करना, मतलब थोड़ा हेल्प करना, फैसिलिटेट का मतलब क्या है, हेल्प करना, ठीक है। ओके सर। अब देखिए जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होगा, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा वो किस पे डिपेंड होगा, तो मैंने बोला ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ज्यादा से कम की तरफ, तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होगा उसके हिसाब से करेगा। अब इसके बाद में एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है, जिसमें आप देखोगे अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो चौथा हम स्टेप लिखते हैं यहाँ पर, आप बोलोगे क्या कि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऐसा होगा एक्टिव। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बेटा आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन काम होगा, मतलब जहां से कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्या क्या है इसके अंदर, तो आप बोलोगे अमाइनो एसिड्स,
अमाइनो एसिड के अलावा और क्या है, तो आप बोलोगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अलावा और क्या है, तो आप बोलोगे मोनोसेकेराइड के अलावा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको ग्लूकोज। ग्लूकोज के अलावा क्या है, सोडियम। तो ये आपके मॉलिक्यूल इतने जो हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं, यानी कि इनका अमाउंट कम है यहाँ पर ल्यूमेन में, फिर भी ये एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएंगे, विलाई के पास है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सर अमीनो एसिड के बाद क्या लिखा है आपने ऊपर वाले में, Cl? कहाँ पर लिखा है, MS सर ब्लू वाले में। अमाइनो एसिड क्लोराइड ग्लूकोज। ओके सर। चलो आगे देखते हैं। तो 4 तरीके से देखो, मैंने बताया कि इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है। पहला मैंने क्या बताया कि वाटर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, जहां पर ज्यादा है कंसंट्रेशन ल्यूमेन में, ये ल्यूमेन है ना इंटेस्टाइन का, ल्यूमेन से कहां जा रहा है, विलाई में, और विलाई कहां प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर भी सबसे ज्यादा कहां जेजुनम में। तो आप बोलोगे यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद विलाई में डाल दिया जाएगा, तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यानी कि यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। दूसरा मैंने बोला कि यहाँ पर क्या होगा, आपका जो फ्रक्टोज, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, यानी कि यहाँ पर कैरियर प्रोटीन नीडेड होगा और कैरियर प्रोटीन हेल्प करेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। फिर आप आगे देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और क्लोराइड आयन ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो तीसरा ये हो गया। चौथा आप बोलोगे यहाँ पर क्या है कि अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड और ग्लूकोज और सोडियम इनका लेवल कम होगा और ये बेटा क्या होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, स्पेशली एब्जॉर्प्शन। ठीक है सर एक बार डिफ्यूजन बता दो। डिफ्यूजन का मतलब बेटा कुछ नहीं है, जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जहां ज्यादा है, मान लो यहाँ 50 लोग हैं, ठीक है, यहाँ 50 लोग हैं और यहाँ 2 लोग हैं, तो यहाँ पर सोचेगा आदमी कि चलो भाई इधर बैठते हैं, इधर बहुत भीड़ भाड़ है, तो यही है, कम से ज्यादा से कम की तरफ जाना। ठीक है, डिफ्यूजन। ऑस्मोटिक भी वही है ना? हाँ वही है, ऑस्मोसिस भी वही। ठीक है, ये आप लोग फिर उसमें बॉटनी में पढ़ोगे अभी ट्रांसपोर्टेशन में, तो वहां बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, क्या डिफरेंस होते हैं, छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वगैरह का। ठीक है, तो यहाँ पर उतना जरूरी नहीं है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सर मैक्सिमम डाइजेशन हमारी ड्यूडेनम में होती है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम में होती है। जेजुनम में होगी, जी बिल्कुल। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर फैट का हमने कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं बताया कि कैसे होगा। तो फैट का एब्जॉर्प्शन देखो कहानी क्या है उसके पीछे। फैट जो है ब्लड वेसल में तो आ नहीं पाएंगी, तो उनके लिए नेचर ने क्या किया है, लिम्फ वेसल में एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, लिम्फ वेसल में कराएंगे, और इनको नाम हम देते हैं लैक्टियल्स। देखिए क्या होगा, ये सेल्स हैं, एंटेरोकाइनेस सेल्स हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलोगे फैट मॉलिक्यूल्स आएंगे। फैट में कौन आएगा, तो आप बोलोगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये आएंगे। अब ये आएंगे, ये आएंगे आएंगे और ये सेल्स कौन सी हैं, तो आप बेटा बोलोगे ये सेल्स हैं इंटेरोसाइट सेल्स। कौन सी सेल्स हैं, एंटेरोसाइट सेल्स। तो ये एंटेरोसाइट सेल्स जो होंगी, ये आएगा फैटी एसिड ग्लिसरॉल, इसमें आ गया, आ गया, ये आ गया। अब देखो क्या होगा, यहां पर इन सेल्स के अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती क्या है, एक जो है, हाँ एक जो है, ये तो आपका फैट है, इनके ऊपर एक कोटिंग कर देती है, प्रोटीन का कोटिंग कर देती है, ऐसे ऐसे ये। तो ये जो प्रोटीन बनती है और ये जो साथ में मिलके, तो लिपिड पहले से ही था प्लस प्रोटीन, दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, तो एंटेरोसाइट सेल के अंदर ये रिसेंबल होता है, फिर से रिसेंबल किया जाता है और बना लेता है आपका क्या, तो आप बोलोगे काइलोमाइक्रोन। क्या बना लेगा, काइलोमाइक्रोन बन गया। ठीक है, तो काइलोमाइक्रोन बन जाएगा, और काइलोमाइक्रोन जो होगा ये एब्जॉर्ब हो गया। अब ये आसानी से कहाँ आ जाएगा, लैक्टियल्स में आ जाएगा। ठीक है,
तो वही एनसीईआरटी बोलती है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो इंसॉल्युबल होते हैं, तो ये जो है एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं ब्लड में। इसीलिए सबसे पहले क्या होगा, इनको इनकॉर्पोरेट कराया जाएगा स्मॉल ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर में, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइसिलीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, माइसिलीज बोलेंगे। ठीक है, माइसिलीज को ले गए और ले जाने के बाद कहा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव कर गई, और मूव करने के बाद वहां एंटेरोसाइट सेल्स थी, वहां पर रीफॉर्म होंगे, दोबारा असेंबल किए जाएंगे, और असेंबल किए जाएंगे तो उनके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाएगी प्रोटीन की। अब आप बोलोगे वहां पर क्या होगा, जो है फैट ग्लोब्यूल्स जो बन जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, और ये काइलोमाइक्रोन बेटा कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, तो आप बोलोगे लिम्फ वेसल में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स बोलते हैं। और फिर ये आगे जाके सर्कुलेशन में आपके सबक्लेवियन वेन के थ्रू राइट हार्ट में, राइट एट्रियम में गिर जाएंगे। ठीक है, सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से जो फैट का एब्जॉर्प्शन था वो बिल्कुल अलग था। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात की नहीं? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए एब्जॉर्बेंस जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में, अलग अलग लोकेशन पे क्या क्या किसका होता है वो उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले, जैसे आप बोलोगे माउथ, एक टेबल बना के रखा है एनसीईआरटी ने, बोला है माउथ, तो माउथ में बोलता है कि कुछ ड्रग जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होगा। ड्रग के अलावा जो है आप बोलोगे यहाँ पर जो है ड्रग का ही ज्यादा, तो जो है ड्रग का ही जो है वो होता है, एब्जॉर्बेंस होता है। तो जैसे लिखते हैं इसमें, सर्टेन ड्रग कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। तो ड्रग जो होते हैं बहुत सारे माउथ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोसो ऐसे करके आते हैं, नाइट्रो जो है ग्लिसराइड टाइप के, वो एब्जॉर्ब होते हैं माउथ के। बाद में आप बोलोगे दूसरा जो है वो है स्टमक। तो स्टमक में देखो क्या बोल रहा है कि स्टमक में जो है कुछ ड्रग होंगे, वो एब्जॉर्ब होंगे यहाँ पर भी। ड्रग के अलावा बोलोगे वाटर, थोड़ा लीस्ट अमाउंट, बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट। फिर आप बोलोगे सिंपल शुगर, मोनोसेकेराइड। उसके अलावा आप बोलोगे एल्कोहल, अल्कोहल भी एब्जॉर्ब होता है। और उसके बाद आप बोलोगे एटसेट्रा, है ना। तो स्टमक में ये एब्जॉर्ब होता है। फिर आप स्टमक के बाद में जाओगे स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तो कई सारे पार्ट हैं, तो उसमें भी आप देखोगे सबसे ज्यादा जो होता है वो जेजुनम में होता है एक्चुअल में, है ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे फैट्स, है ना, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, प्रोटीन्स के जो है आपके अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, है ना, और फिर आपके जो है ड्रग्स, कुछ ड्रग्स भी एब्जॉर्ब होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे कहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आप आओगे, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आप बोलोगे वाटर, ठीक है, उसके अलावा आप बोलोगे मिनरल्स, और उसके अलावा बोलोगे ड्रग। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब होते हैं। ये कहानी है आपकी। तो एब्जॉर्बेंस का वो टेबल आप जरूर एक बार याद कर लीजिए, वहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए आपसे। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद में जब एब्जॉर्बेंस हो गया तो हमने फूड लिया, फूड का डाइजेशन कराया। डाइजेशन के बाद में बेटा हमने बोला कि यहाँ पर एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए, और जो रिमेनिंग पार्ट था अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, अनडाइजेस्टेड। तो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट है वो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे डिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब इजेशन करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं ये क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर इजेशन का मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे डाइजेस्टिव वेस्ट जो होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्टिव वेस्ट बोलते हैं उसको। डाइजेस्टिव वेस्ट जो होता है बेटा वो सॉलिडिफाई हो जाता है कोलॉन में, ठीक है, और बन क्या जाता है, फीसेस। अब ये फीसेस कहाँ चली जाती है, रेक्टम। रेक्टम में टेम्पोररी स्टोर हो गई, और रेक्टम में फिर यहाँ पर क्या होगा, एक न्यूरल रिफ्लेक्स आएगा। न्यूरल रिफ्लेक्स का मतलब एक अंदर से कि हाँ भाई हमको डिफिकेशन करना है, पोटी जाना है। तो रेक्टम के पास में क्या आएगा, एक रीनल रिफ्लेक्स आएगा, डिजायर जिसको हम बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं, ठीक है, फॉर रिमूवल ऑफ फीसेस, वो आएगा। उसके बाद में क्या होगा, जो आपका फीसेस होगा यहाँ पर रेक्टम के आगे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एनल ओपनिंग जो है उसके थ्रू, वॉलंटरी प्रोसेस के थ्रू मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे, और जो फीसेस होती है वो बाहर निकल जाएंगे।
ठीक है। तो ये एक तरीके का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ पेज नंबर 265 पे, वहां पे आप देख लेना कि डैश टू वेस्ट सॉलिडिफाई होकर फीसेस में कन्वर्ट होकर रेक्टम में जाता है। रेक्टम के पास में र्यूनल रिफ्लेक्स आता है, फिर वहां पर एक अर्ज आता है। अर्ज की वजह से क्या होता है, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, और जो भी आपका होता है वो सारा फीसेस वगैरह वो डिफिकेशन कर दिया जाता है या इजेक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा इसके बाद में डिसऑर्डर्स। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर देख लेना, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन का मतलब क्या है, जो एब्जॉर्ब किया हमने, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, उन न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करेंगे, उन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करेंगे, उनको लेके जाएंगे कहां पर, आप बोलोगे सेल में। तो जब एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर बिकम द पार्ट ऑफ इसका इंटीग्रेटेड पार्ट आर बिकम द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इसका, आप बोलोगे लिविंग प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो सेल का होगा उसका ये पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने लगेंगे, ऐसा करके जो है सेल के अंदर जाके उनको फिर से जो है मतलब आप बोलोगे कैटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज किया जाने लगेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। जब इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाते हैं किसके, लिविंग प्रोटोप्लाज्म। गॉट इट? कितना टाइम बचा है? अब इसके बाद में बेटा हम बात करते हैं किसकी, आपके डिसऑर्डर्स की। सर एक बार ये लास्ट वाला पार्ट बता दो। यस सर, लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ। ठीक, जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किए हमने इंटेस्टाइन में, देखो ऐसे ये एब्जॉर्ब किए, अमीनो एसिड ये सब हैं, ये आ गए एब्जॉर्ब हो गए, ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गए, ब्लड में आ गए, ब्लड वेसल में आ गए, वहां पे आ गए, ब्लड वेसल में आ गए। अब ब्लड वेसल में आने के बाद में ये ब्लड वेसल में आ गए, ब्लड वेसल में आने के बाद में ये चले गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़े तो वहां पर आप देखोगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो आप बोलोगे ब्लड वेसल से आगे जब ये बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, कि जो है ये पहुंच जाएंगे सेल्स के पास में, टिश्यूज के पास में। अब सेल्स के पास जाएंगे तो वहां पर जैसे मान लो ग्लूकोज पहुंचा, तो ग्लूकोज एसिमिलेट होके क्या ग्लाइकोजन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अमीनो एसिड पहुंचे, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होके क्या बन गया, तो आप बोलोगे प्रोटीन्स बना दिया जाएगा। तो जब वो लिविंग प्रोटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर जो होगा उसका जब इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाते हैं, तब उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलिए डिसऑर्डर की बेटा बात करते हैं। डिसऑर्डर में आप बोलोगे कई सारे डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, जैसे जॉइंडिस है, या चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। जॉइंडिस है, जॉइंडिस में आप क्या बोलते हो कि यहाँ पर लीवर जो होता है वो गड़बड़ करने लगता है, लीवर डैमेज हो जाता है। ठीक है, लीवर के जो है माल फंक्शन की वजह से होता है या सही से काम करने की वजह से नहीं। ठीक है, तो लीवर हो गया। लीवर के बाद में आप बोलोगे लीवर में यहाँ पर क्या होता है, स्किन जो होती है आप देखने को मिलेगा, आईज जो होती हैं, है ना, ये टर्न येलो होने लगती है। कैसी होने लगती है, येलो होने लगती है। ठीक है, कैसी होने लगती है, येलो होने लगती है। ठीक है, तो येलो होने लगती है। इसके बाद में आप बोलोगे क्यों येलो होती है, क्योंकि यहाँ पर किसका डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ इसका डिपोजिशन होगा, तो आप बोलोगे डिपोजिशन ऑफ इसका होगा बाइल पिगमेंट का। तो बाइल पिगमेंट्स का डिपोजिशन होने लगेगा, यहाँ पर जॉइंडिस होगा पहला डिसऑर्डर, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। दूसरा देखिए डिसऑर्डर जॉइंडिस के बाद में, तो सर एक बार जॉइंडिस के बाद स्लाइड दिखाना। बेटा जल्दी कर लो, टाइम नहीं बचा है इसको। डन सर। हाँ ठीक है, अब दूसरा हम बोलते हैं वोमिटिंग। ठीक है, वोमिटिंग में देखिए, वोमिटिंग क्या है, वोमिटिंग में जो सेंटर होता है वो प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ब्रेन में।
तो मिडुला ऑब्लोंगेटा में सेंटर प्रेजेंट होता है वोमिटिंग का, ठीक है। यहाँ से मैसेज आता है, रिफ्लेक्स आता है एक तरीके का। तो इसकी जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं नाउसिया। इसकी फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग को क्या बोलते हैं? नाउसिया। तो वोमिटिंग होगी, नाउसिया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फीलिंग क्या होगा? नाउसिया का फीलिंग होगा, तो उसको बोलते हैं नाउसिया। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो है जो सेमी सॉलिड या वोमिट जो स्टमक का जो कंटेंट होता है वो बाहर निकल जाता है बैक से, रिवर्स पेरिस्टल्सिस होती है, ठीक है, पीछे की तरफ। तो वोमिटिंग हो जाएगा उसका। दूसरा देखते हैं वोमिटिंग के बाद में। तो वोमिटिंग के बाद में आप बोलोगे डायरिया। डायरिया में आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या होता है, फ्रीक्वेंटली है ना, फ्रीक्वेंटली यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो आपका आयंस वगैरह होंगे, वाटर वगैरह होगा, वो आउटसाइड द बॉडी निकल जाएंगे फीकल मैटर के, ठीक है। तो आयंस की कमी आ जाएगी तो डायरिया हो जाएगा। अब इसको सही करने के लिए हम क्या देते हैं? ORS थेरेपी देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दे देते हैं, ठीक है, सही हो जाता है। क्लियर है? अब दूसरा देखिए, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में जब बात करोगे आप, तो ये क्या होता है, जो फीकल मटेरियल होता है ये रिटेन हो जाता है। फीकल मटेरियल में जो फीकल में जो होता है वो रिटेन हो जाता है कहाँ पर? तो आप बोलोगे रेक्टम में। रेक्टम में रिटेन हो जाता है, और रेक्टम में जब रिटेन होगा तब आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, जो है आपका ये आप बोल दोगे कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाउल मूवमेंट जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, तो इसी को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। फिर आता है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप खाना खाने गए, बहुत अच्छा लगा, खूब खा लिए, भर लिए, तो पूरा पेट भरा हुआ है, उससे भी हो जाता है। एंजाइम का अमाउंट अच्छे से नहीं निकल रहा है, एंजाइम उतना सफिशिएंट नहीं है जितना चाहिए, तब जो है इनडाइजेशन हो जाएगा। या आप बोलोगे जो है फूड जो है वो टॉक्सिक है, तब इनडाइजेशन हो जाएगा। मसाला मिर्च बहुत खा रहे हो तब हो जाएगा, ओवर ईटिंग की वजह से हो जाएगा। तो बहुत सारी जो है वजह हैं जिससे क्या होगा, प्रॉपर वे में जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो उसी को हम इनडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। स्पाइसी वगैरह खाने के बाद हो जाता है ना, तो ये सारी चीजें। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आपका ये फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर हम लोग गैसेस एक्सचेंज जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, टाइम भी हो गया, आप लोग आराम कर लीजिए, ठीक है। सर कोहेरेंट मीनिंग क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब बेटा होता है ना, वही आस जो आपका जो क्या बोलते हैं, किसमें किस वाले में है सर ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो सर आपने 265 पे पेज पढ़ाया था ना सर, वही वाला कोहेरेंट अच्छा, फीस। कोहेरेंट का मतलब ये इंग्लिश का एक टर्म होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं कोहेरेंट, मतलब साफ साफ या स्पष्ट, समझते हो ना, स्पष्ट रूप से, जैसे लिखते हैं ना हिंदी में हम लोग, स्पष्ट रूप से हमने बोल दिया, कहना स्पष्टीकरण दीजिए, तो कोहेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, एकदम साफ साफ बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो लाइन लिखा है ना, सॉलिडिफाई इनटू कोहेरेंट फीसेस, मतलब अब स्पष्ट रूप से फीसेस बनने लगेंगी, ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। और सर लिम्फ में और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है? का बहुत डिफरेंस होता है, वो हम लोग सर्कुलेशन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। ओके सर। और सर ये लास्ट वाली चीज बता दो सर, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। हाँ ये ठीक है, ये बता देता हूँ। देखिए जो आपकी इंटेस्टाइन थी, जैसे ये बना हुआ डायग्राम भी आपका बना हुआ, पेज नंबर कितना है आपका, ये आपका 16.5 जो है आपका डायग्राम 260 पे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका विलाई बनी हुई, विलाई क्या होती है, ये ऐसे इस तरीके से जो है, कभी कभी ये म्यूकोसा है, म्यूकोसा। तो ये विलाई जो होती है, कभी कभी यहाँ पर आओगे आप तो इपिथेलियल लेयर जो होती है ये अंदर की तरफ चली जाती है ऐसे। तो ये क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन जो थी, ये एंजाइम्स वगैरह बनाती हैं, वही सकस एंटेरिकस वगैरह, ठीक है जी, इनको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर। नाम लिवर कौन इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है।
ओके सर। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, ये चैप्टर अब अच्छे से क्लियर हो गया, वरना पहली बार तो समझ ही नहीं आया था जब सर टीचर ने पढ़ाया था। कोई नहीं, अब तैयार कर लो अच्छे से, क्वेश्चंस कर लेना, है ना। टाइम कम रहता है हम लोगों के पास, नहीं तो और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में, लेकिन ठीक है एनसीईआरटी में कवर करवा दे रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं इन लोगों के पास ना, इतने 3 क्लासेस में कितना करवा, फिर भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। ओके सर। अच्छे से तैयार करिए।